नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज मोदी की पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी। एक साथ अलग अलग राज्यों में चुन चुन कर हमले किए गए। सबसे जबरदस्त भिड़ंत बंगाल में हुई। आंसू गैस के गोले दागे गए। 90 नेता हिरासत में ले लिए गए। बंगाल में मोर्चा शुभेंदु अधिकारी संभाल रहे थे तो गुजरात में कमान खुद होम मिनिस्टर ने संभाली और अरविंद केजरीवाल को घेरा। मोदी के सभी सियासी दुश्मन अचानक आक्रामक हुए तो बीजेपी ने भी तेवर बदल लिए हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना जबरदस्त सियासी दावपेच वाला होगा। राहुल गांधी सड़क पर होंगे, नीतीश कुमार ड्राइंग रूम में बैठकर मीटिंग करेंगे, प्रशांत किशोर तक के साथ सेटिंग की खबरें आ रही हैं। मोदी की पार्टी के वॉर रूम में क्या प्लान बन रहा है, किस विरोधी को आज घेरना है और किसे फिलहाल छोड़ देना है, किस राज्य पर अभी फोकस करना है, किस राज्य से ग्राउंड रिपोर्ट ठीक आ रही है। सिर्फ पिक्चर और वीडियो नहीं, पॉलिटिक्स की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। 24 की लड़ाई, बंगाल में चढ़ाई। ऑल इंडिया पॉलिटिकल लीग का यह बंगाल चैप्टर है जिसका पन्ना पन्ना दीदी और दादा के संग्राम से रंगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में लड़ाई का लेवल अप हो गया है। चौबीस से पहले बंगाल में सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। मोर्चाबंदी, घेराबंदी, बैरिकेडिंग, बैटन चार, पानी की बौछार, आंसू गैस की गोली और इन सब से डेंजरस पार्टी कैडर्स की ऑन रोड फाइट। बंगाल में बड़ी आग है। पिक्चर फुल एक्शन वाली है। একটা চরিত্রহীন, একটা ডাকাত, একটা লম্পট নিজের বউ আর শালিকে দিয়ে টাকা পাচার করে বিদেশে। ममता के पास कैडर है, ममता के पास पुलिस है। बीजेपी इन दोनों से लड़ रही है। फिर भी लड़ाई जोरदार हो रही है। पिछले एक साल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का यह सबसे बड़ा आंदोलन है। बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में सीएम सेक्रेटरीट न बनना घेरने आए तो जोरदार भिड़ंत हो गई। यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि बीजेपी से लड़ने वाले टीएमसी के वर्कर्स हैं या बंगाल पुलिस की फोर्स। बीजेपी ने पूरी ताकत जुटाकर हल्ला बोला तो ममता ने भी उसे रोकने के लिए फुल फोर्स लगा दी। अभी 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी 2024 में नरेंद्र मोदी की 100 सीटें घटा देने का ऐलान कर रही है। খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। 2 दिन के अंदर ही बीजेपी ने बंगाल की सरकार हिला दी। मुद्दा है करप्शन और परिवारवाद, टीचर भर्ती घोटाला और पार्थ चटर्जी कैश कांड। दीदी की मां माटी मानुष वाली पॉलिटिक्स की चूल्हे हिल गई हैं। बीजेपी इसे और कमजोर करने के लिए मैदान में उतरी है। ममता बनर्जी खुद डर गई है। जब इनका सरकार डर गई है, इनका सब नेता लोग डर गई है। एक तो खुद ममता बनर्जी नवान्न छोड़ के भागी है, दूसरा जो काल से रेल स्टेशन में जो राज्य पुलिस को घुसा कर
जैसे हमारे लोगों को और आम जनता को कलकत्ता आने में रुका गया है, उसमें पता चल गया है ममता बनर्जी डर गई है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि इसमें ना केवल भाजपा का कार्यकर्ता है, इसमें जो भाग लिया है ये पश्चिम बंगाल का आम जनता है, और आम जनता को मालूम हो गया है असली चोर कौन है। पश्चिम बंगाल की सियासी पिक्चर में अभी ममता बनर्जी का अपर हैंड है। विधानसभा में दीदी के पास बहुमत का नंबर है और लोकसभा में भी टीएमसी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी के पास 23 सीटें हैं, बीजेपी के पास 17 का नंबर है। ममता बनर्जी को सीएम से पीएम बनना है, इसलिए टीएमसी यहां से अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। 42 में से कम 35 सीटें ममता के पास होंगी, तभी विपक्ष में उनका वजन होगा। बीजेपी 17 से 27 होना चाहती है और ममता राज में उसे ये पॉसिबल लग रहा है। 2019 में जब बीजेपी के पास विधानसभा की 3 सीटें थीं, तब उसने लोकसभा की 18 सीटें जीत ली। अभी बीजेपी के पास विधानसभा में 77 सीटें हैं, तो 2024 में क्या होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार पीएम बनने का कैंपेन शुरू करेंगे, तब वो लोकल और नेशनल दोनों पर्सपेक्टिव से बंगाल को कन्विंस करेंगे। ममता बनर्जी को अपने नेशनल एम्बिशन में जिस एक राज्य से सबसे ज्यादा उम्मीद है वो है बिहार। वहां के सीएम नीतीश कुमार। बिहार के फ्रंट पर भी हलचल बहुत तेज है। मुद्दा हिंदू मुसलमान का हो गया है और आग में घी डालने ओवैसी पहुंच गए हैं। सीवान के महावीरी मेले में पत्थरबाजी के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक का नाम रिजवान है। ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ 8 साल के रिजवान को अरेस्ट करके नीतीश कुमार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। कहने को सेकुलर और असल में कम्युनल। हम नीतीश कुमार से और राजद के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि भैया ये आपका जो सेकुलरिज्म का नाटक है हमको नहीं चाहिए। आपकी सत्ता आपको मुबारक। आप मुसलमानों को सम्मान देंगे नहीं देंगे? कैसे एक 8 साल का लड़का, उसकी मां पर क्या गुजर रही है, आप गैर जरूरी कि उसको पकड़ कर लेकर गए? 8 साल का लड़का, क्या जुल्म है ये? तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से और राजद के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, ये कहां गया आपका सेकुलरिज्म अभी? और ये लोग जो बाजा बजा रहे थे, जो अपने आप को सेकुलर कहते, सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते, अब ये गूंगे क्यों बन के बैठे हैं? अगर वहां पर किसी और की सरकार होती तो आप तो आसमान सर को उठा लेते। अब आपकी सरकार है तो रिजवान को कैसे जेल में रखा गया है? हम डिमांड करते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कि रिजवान को फौरन छोड़ा जाए। ममता की तरह नीतीश कुमार का भी नेशनल एम्बिशन है। नीतीश को भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना है। वो दिल्ली जाकर राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। 16 सीटों को नीतीश कुमार 272 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नीतीश को नहीं मालूम, मगर बीजेपी को इतना मालूम है कि थोड़ा और जोर लगाने से बिहार का गेम सेट हो सकता है। बिहार का चार्ज डायरेक्ट अमित शाह ने अपने हाथ में लिया है। अमित शाह की पब्लिक मीटिंग सीमांचल में रखी गई है, जहां 35% से लेकर 75% तक मुसलमान हैं। किशनगंज 75% मुसलमान, अररिया 50% मुसलमान, कटिहार 40% मुसलमान, पूर्णिया 35% मुसलमान। सीमांचल में अमित शाह का प्रोग्राम और ओवैसी का नीतीश कुमार से जुबानी संग्राम। बिहार में पोलराइजेशन का स्टेज सेट हो रहा है। पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे की गुंडागर्दी को भी बीजेपी पूरे जोर शोर से उछाल रही है। वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो सिर्फ सीमांचल तक नहीं रुकेगा, असर बिहार की सभी 40 सीटों पर होगा। यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है, मांग बिहार में भी उठ रही है।
मुस्लिम के बच्चे भी अच्छी ज्ञान लें, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा भी लें। वो सर्वे कर रहे हैं कौन वैध कौन अवैध, तो चोर के दाढ़ी में तिनका। मैं तो कह रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी, अगर आप सचमुच में मुस्लिम बच्चों के हिमायती हैं अच्छे ज्ञान के लिए, तो राज्य के अंदर बिहार में भी मदरसों का सर्वे हो कि कौन वैध कौन अवैध है, उसमें कैसी शिक्षा दी जा रही है और कैसी शिक्षा देनी चाहिए। बिहार के एक मंत्री ने तो कह दिया है कि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो है आवश्यकता, अगर हम लोगों का राज आवेगा तो हम तो सर्वे कराएंगे। बिहार बीजेपी के लिए यूपी का योगी मॉडल आइडल है। योगी एक तरफ राम कथा करा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के ऑर्डर से उत्तर प्रदेश में मदरसों की गिनती शुरू हो गई। मदरसे के अंदर जब सरकारी टीम जाती है तो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बिजनौर में देखिए। बिजनौर में अल्पसंख्यक विभाग के अफसरों ने 3 मदरसों का सर्वे किया। बिजनौर का अंजुमन खादिमुल मदरसा 1921 से चल रहा है। पहले इस मदरसे की मान्यता थी, लेकिन किसी ने रिन्यूअल नहीं कराया। यहां उर्दू और अरबी फारसी की तालीम दी जा रही है, लेकिन बच्चों को हिंदी या अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती। मदरसा जामिया इस्लाहुल बनात में पिछले कई सालों से लेडीज मदरसा चल रहा है। इसकी मान्यता नहीं है। यहां क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में भी सरकार को कभी नहीं बताया गया। पहली बार यहां सरकारी टीम पहुंची तो दरवाजा भी नहीं खुला। अरे कोई मर्द होगा भैया, कोई सरपरस्त होगा, उसे भेजो ना मदरसे में। ये तो बिल्कुल ऐसे बंद हो गया मदरसे में, कोई बता ही नहीं पा रही है। अरे तो लेडीज है, नकाब डाल के बाहर आ जाओ, शहर से बाहर नहीं निकलती, मदरसे से बाहर नहीं निकलते शहर में। किसी तरह हाथ पैर जोड़कर दरवाजा खुलवाया गया तो एक मोहतरमा ने मदरसे के बारे में ये बताया। उसका तर्जुमा कराया जाता है। नादरा पढ़ाया। क्या कुछ बच्चे यहाँ रहते भी हैं? कुछ बच्चे मतलब पहले जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले रहते थे, लेकिन अब तो ऐसा होता है कि बच्चियाँ आती हैं और पढ़कर चली जाती हैं। फैजुल उलूम मदरसा भी बिना मान्यता के कई सालों से चल रहा है। यहाँ 250 मुसलमान बच्चों को इस्लामी तालीम दी जाती है। सोचिए 250 बच्चे। किसी एक शहर में इतने बच्चे तो मौलवी, मौलाना, इमाम या मुफ्ती नहीं बन सकते। सिर्फ इस्लामी तालीम लेकर भी क्या करेंगे? अभी तो सर्वे की शुरुआत हुई है, अभी आगे कई सच्चाइयां सामने आनी बाकी है। ऐसी ही एक सच्चाई यूपी के गाजियाबाद में सामने आई है। नकाब पहने हुए जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये व्यक्ति अपना नाम मोहम्मद स्टीवन ग्रांट बताता है। अमेरिका से व्हाट्सएप कॉल करके ये सर तन से जुदा करने की धमकी देता है। गाजियाबाद में चैरिटेबल अस्पताल चलाने वाले एक डॉक्टर को व्हाट्सएप कॉल आया तो उन्होंने कॉल पिक कर लिया। कॉल करने वाला तुरंत ही सर तन से जुदा करने वाली धमकी देने लगा। धमकी भी ऐसी कि तुम्हें मोदी और योगी भी नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारा वही हाल होगा जो कन्हैया और उमेश कोल्हे का हुआ था। इस धमकी के बाद एक और कॉल आया। कॉल पिक नहीं हुआ तो धमकी देने वाले ने अपने पैरों की तस्वीर भेज दी। जिस डॉक्टर को धमकी मिली उनका नाम अरविंद वत्स है। इंडिया टीवी रिपोर्टर सैयद नजीर उनसे मिले तो डॉक्टर अरविंद ने तफसील से पूरा वाकया बताया। देखिए 2 तारीख को सीसी कैमरे यहाँ पर 8 कैमरे मैंने यहाँ लगवाया क्लिनिक के पास, 4 कैमरे घर पर लगी है और घर से तो बाहर कोई जा नहीं रहा। यहाँ तक कि दूध वाली अगर दूध लेकर आते हैं, अखबार वाले बाहर छत पे अखबार फेंकते हैं। दूध वाले जो है बाहर से हम फिर रस्सी बांध के ऊपर से ले लेते हैं, उसकी डोल्टी में रस्सी लटक के हम गेट नहीं खोल पा रहे वहाँ पे। बच्चे लोग घर से निकल रहे, पत्नी हमारी बहुत परेशान है और टेंशन में है। रात भी हम जाग के गुजारे हैं और अभी आपके सामने है। आप बार बार रो भी रहे हैं। जी परेशान है, आप ही परेशानी। मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत बुरी तरह से मेरी रैकी कर रहे हैं। मैंने अपने मित्रगणों को फ़ोन किया, रात भी हमारे मित्र हैं वो अपने डस्टर में मुझे छोड़ के आया था। और अभी जो 2-4 लोग यहाँ बैठे हैं ये हमारे जानकार हैं जो हमारे सुरक्षा कर रहे हैं। तो कैसे क्लिनिक ओपन है, सीसीटीवी कैमरे आपने लगा रखे हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं आपके
एम्प्लॉय हैं जो इन पर नज़र रखी कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है? एम्प्लॉय नहीं है सर, हमारे पास एक लड़की कंपाउंडर है, वो डर के मारे वो आज नहीं आई है। कंपाउंडर भी डर के मारे चली गई और हमारे मित्रगण हैं जो हमारे सहायता कर। वोटों के ध्रुवीकरण से मोदी विरोधियों को बड़ी तकलीफ होती है। उन्हें लगता है कि पोलराइजेशन से मोदी का फायदा हो जाता है, लेकिन पोलराइजेशन कराता कौन है? बिहार में सिवान के महावीरी मेले में पत्थरबाजी मोदी ने नहीं करवाई। यूपी में अवैध और बिना मान्यता वाले मदरसे मोदी ने नहीं खुलवाए। सर तन से जुदा करने वाली धमकी मोदी ने नहीं दिलवाई। मोदी विरोधी कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं। सर तन से जुदा वाली धमकियों से तो लगता है कि वो डराने पर आमादा है। विरोधी एक और बात कहते हैं कि मोदी ने गुजरात को प्रयोगशाला बना दिया। इन दिनों गुजरात में प्रयोग कोई और कर रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल गुजरात जाकर ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि दूसरों को तो छोड़िए, उनकी अपनी पार्टी भी यकीन न करे। वो बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी। उनसे प्रश्न पूछिए, आप हिम्मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सारी सीटों पे लड़ेंगे। हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मेरा ये कहना है, ये इस तरह के तर्क वितर्क कुतर्क, इससे गुजरात की जनता का भला नहीं होने वाला। बीजेपी हार रही है, कभी वो मेधा पाटकर को लेके आएंगे बीच में, कभी किसी को लेके आएंगे बीच में, कभी उनसे पूछो 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे। जनता ये जानना चाहती है। 27 साल में कुछ नहीं किया और अगले 5 साल में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है करने के लिए। वो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि अगर हम गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त करना चाहते हैं, उन्हें क्या तकलीफ है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? जम के विरोध कर रहे हैं। पूरी भाजपा विरोध कर रही है कि गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली की जनता की बिजली मुफ्त हो सकती है, पंजाब की जनता की बिजली मुफ्त हो सकती है, गुजरात की जनता की बिजली की खिलाफत क्यों कर रहे हैं वो लोग? बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को पीएम बनाना चाहती है। ऐसी बातें सोचना भी बुद्धि की बलिहारी है। लेकिन कहते हैं, जहां न जाए रवि वहां जाए सियासी कवि। केजरीवाल के लिए गुजरात में खोने को कुछ नहीं है। उनको गेंद ही गेंद दिख रहा है, इसलिए वो खुलकर खेल रहे हैं। एक झटके में वो ऑटो वाले के घर डिनर का प्रोग्राम बना लेते हैं और ऑटो में सफर करने से रोकने पर सरेराह गुजरात पुलिस की इज्जत उतारने लगते हैं। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप नहीं चाहिए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ आपने हमें कैद करके रखा है। सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। और मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है। मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। अरविंद केजरीवाल भी ममता और नीतीश कुमार की तरह पीएम इन वेटिंग है। पीएम कैसे बनेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, सीटें कहां से लाएंगे, ये सब मत पूछिए, क्योंकि केजरीवाल के पास इनके जवाब नहीं है। अभी तो केजरीवाल की कलाबाजी है। ભૂપેન્દ્રભાઈ, ગુજરાતની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે છે। મોદીજીના નેતૃત્વમાં, તમારા નેતૃત્વમાં નિશ્ચિત રૂપે આ મહિનાના અંતમાં ફરી એકવાર ગુજરાતમાં 2/3 બહુમતી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની છે। હું સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો, હું ગુજરાતની જનતાને જાણું છું। સપનાઓના વેપાર કરવાવાળાઓને સફળતા ગુજરાતમાં ના મળે। ગુજરાતી તો માણસને ઓળખે, કામને ઓળખે અને માણસને ને કામને ઓળખે। એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે જ રહે। ભાજપનો વિજય નિશ્ચિત છે। આવનારા ઇલેક્શનની અંદર પ્રચંડ બહુમતી સાથે તમારા નેતૃત્વમાં
ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બને એવી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। राहुल गांधी मोदी से लड़ने की ताकत बटोरने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेता कांग्रेस तोड़ो प्रोजेक्ट में लगे हैं। जब से अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चर्चा छिड़ी है, गहलोत खेमा घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि कहीं सचिन पायलट सीएम की कुर्सी पर न बैठ जाए। गहलोत के लिए सीएम की कुर्सी बड़ी चीज है। कुर्सी पर कब्जा बनाए रखने के लिए सीएम के करीबी खुलेआम सचिन पायलट कैंप के नेताओं को धमकी देते हैं। अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, बहुत देखे। मैं यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक चिट्ठी जो कर्नल साहब की श्रद्धांजलि में उन्होंने आज भेजी है, आप सभी से उसको पढ़कर जो स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसकी मुझे आशा तो नहीं थी। अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, बहुत देखे, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस सुनीता जी बोलेंगी पहले। पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां विसर्जित करने का मौका भी जूतम पैजार में बदल गया। जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उड़दंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफ़ी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। दिन रात उठने बैठने चलने गहलोत के मंत्री अशोक चांदना और शकुंतला रावत ने ताकत दिखाई तो पायलट खेमा भी खुलकर मैदान में आए। अब सचिन पायलट को कमान देने की मांग होने लगी है। अब ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक न बनेगा तो और क्या होगा। कल काशी के ज्ञानवापी पर फैसला आ गया। आज मथुरा की चर्चा हुई, कुतुब मीनार पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी से जो फैसला आया है उससे अब मथुरा को लेकर उम्मीद बंद गई है। मथुरा में भी वैसा ही फैसला आना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की जो दलील ज्ञानवापी केस में रिजेक्ट हुई, वैसा ही मामला मथुरा का है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा में जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद है वो भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जन्मस्थान है, वहां पर श्री कृष्ण का अधिकार है, इसलिए वो जमीन हिंदू पक्ष को मिलनी चाहिए, वहां पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। ऐसा ही मामला दिल्ली के कुतुब मीनार का है, वहां पर भी हिंदू पक्ष पूजा का अधिकार चाहता है। आज ये दोनों मामले कोर्ट तक पहुंचे, एक में सुनवाई हुई, दूसरे में टल गई। लेकिन सवाल यह है कि मथुरा और कुतुब मीनार का सच है क्या? तो देखिए एक बहुत खास रिपोर्ट। और हमने शुरू से ये कहा है कि भाई ये जमीन हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, भगवान कृष्ण की है, कृष्ण लला की है। कुतुब मीनार इज माई प्रॉपर्टी, आपकी हमारी रियासत के अंदर है वो प्रॉपर्टी मेरी। मैं डिसाइड करूंगा किसको पूजा के लिए दूं, किसको क्या करूं क्या नहीं करूं। हु आर यू?
मथुरा में मुद्दा शाही ईदगाह मस्जिद का है और कुतुब मीनार में मसला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का है और वहां पर पूजा के अधिकार का है। इसलिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील ज्ञानवापी में दी गई है, 1991 के जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को काशी में उठाया गया, वही कोशिश यहां भी चल रही है। ज्ञानवापी में तो ये दलील रिजेक्ट हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या काशी के फैसले का असर मथुरा और दिल्ली पर भी पड़ेगा? सबसे पहले मथुरा की बात करते हैं और ये समझते हैं कि मथुरा का मुद्दा आखिर है क्या। मथुरा के जिस इलाके को कटरा केशव राय कहते हैं, वहीं पर मौजूद है वो जगह जिसे करोड़ों लोग भक्त कृष्ण का जन्म स्थान मानते हैं। जन्म स्थान की जमीन का कुल एरिया 13.37 एकड़ है। 10.9 एकड़ जमीन पर मंदिर और मंदिर से जुड़े बाकी निर्माण हैं, जबकि 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर अभी शाही ईदगाह मस्जिद है, वही कृष्ण का असली जन्म स्थान है, क्योंकि वहां पर कंस का कारागार था। लेकिन वहां पर प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़कर उस जगह पर मस्जिद बना दी गई थी। हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि किसी भी हालत में ये भगवान का मंदिर है, मंदिर रहना चाहिए और दिव्य और भव्य मंदिर का वहां निर्माण होना चाहिए। जहां शाही ईदगाह बनी हुई है वो असली भगवान का गर्भगृह है। सब जानते हैं, दुनिया जानते हैं, 1670 में औरंगजेब ने तोड़ करके वहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया था। विग्रह आगरा ले गया था और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिए थे। उसकी भी हमने मांग की है कि वो वहां से आए और वो सीढ़ियों में आज भी लगे हुए हैं। तो स्टैंड बहुत क्लियर है हिंदू पक्षकारों का, हमारा बहुत क्लियर है कि भाई प्रॉपर्टी हमारी है, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी हमको मिलनी चाहिए। मथुरा के जिस जगह को हिंदू पक्ष के लोग श्री कृष्ण का जन्म स्थान बता रहे हैं, उसके सपोर्ट में हिंदू पक्ष के पास कई दस्तावेज भी हैं, जिसे वो सबूत के तौर पर सामने रखते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया। बनारस के राजा पटनीमल ने यह प्रॉपर्टी खरीद ली। राजा पटनीमल की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी कृष्णदास जमीन के मालिक बने। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर यह प्रॉपर्टी आई। मदन मोहन मालवीय के कहने पर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने यह जमीन 13,000 रुपए में खरीद ली। 21 फरवरी 1951 को जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण विराजमान के नाम पर दे दी। हिंदू पक्ष ने इस प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखे हुए हैं। ये मैं रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ये वो रजिस्ट्री है जो बिल्कुल रजिस्ट्री जो हमारे की गई थी। इसमें पूरे डॉक्यूमेंट हैं। खसरा नंबर 825, खेबट नंबर 255 की प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हैं जिसमें साफ उल्लेख किया गया है। इसमें बहुत क्लियर स्थिति है। ये ओम बना हुआ है, देखिए, इस ओम को मिटा दिया गया, वहां से ओम हटा दिया गया वहां से। ये वहां से एविडेंसेज हैं, जो हिंदू पक्षकारों की एविडेंस है, उन्हें मिटाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। दूसरा देखिए, ये कमल का फूल बना है, ये मीनार है, इस मीनार पे कमल का फूल बना है, इसे भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, जितनी भी एविडेंसेज हैं सब हिंदू पक्षकारों के पक्ष। ये जो स्थापत्य कला है, ये देखिए, जो ये बने हैं, पिलर बने हैं, ये हिंदू स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हुए। तो वहाँ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस्लाम को प्रदर्शित करता हो। जितने भी एविडेंसेज हैं, सिंबॉलिक एविडेंसेज के रूप में ले लीजिए या डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में ले लीजिए, जितने भी एविडेंस हैं सब हिंदू पक्षकारों के पक्ष में हैं। हमने कोर्ट में सब प्रोड्यूस किए हैं। खसरा खतौनी रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने कोर्ट में दाखिल किया है। नगर निगम का रिकॉर्ड हमारे पास है। गृह कर, जल कर, जितना भी टैक्सेज हैं सब हमारे द्वारा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो इस्लाम के लोग हैं, शाही ईदगाह पक्ष के लोग हैं, उनका तो एक किराएदार की भी हैसियत नहीं है। वो गलत रूप से वहाँ इनक्रोच करके बैठे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से 2020 में जब कोर्ट में इस मामले में पिटीशन फाइल की गई थी, तो उसमें 3 मांगे सामने रखी गई थी। पहली मांग ये कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान का अधिकार हो। दूसरी ये कि इस कैंपस में ईदगाह का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाए। और तीसरी मांग ये कि 1968 में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में जो समझौता हुआ उसे अवैध करार दिया जाए।
12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच में एक समझौता हुआ। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद बने रहने की बात है। हिंदू पक्ष का कहना है कि समझौता अवैध है और सारी जमीन पर हिंदू पक्ष का अधिकार है। हिंदू पक्ष का कहना है कि उनके पास सारे दस्तावेज हैं, इसीलिए उन्हें सारी जमीन का कब्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही भगवान कृष्ण का जो वास्तविक जन्म स्थान है वहां पर उन्हें पूजा का अधिकार भी मिलना चाहिए। इसी पूजा के अधिकार को लेकर मामला फंसा हुआ है। पिछले 2 साल में अलग अलग लोगों ने इस मामले में करीब 12 मुकदमे फाइल किए हैं। सभी ने शाही ईदगाह मस्जिद को मुख्य मंदिर बताया है और वहां पूजा के अधिकार को लेकर अपील की है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद की तरह यहां भी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट का हवाला दे रहा है। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत मुकदमे को खारिज करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि साल 1658 से मथुरा में इसी जगह पर मस्जिद मौजूद है। जहां पर मस्जिद है वहां कोई मंदिर नहीं था। कुछ लोग बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पहले जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि पहले सुनवाई इस बात पर होगी कि यह मुद्दा मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर मेंटेनेबिलिटी के इशू पर केस खारिज हो गया तो फिर हिंदू पक्ष की किसी मांग का कोई मतलब नहीं है। जो मुकदमा महेंद्र प्रताप जी ने डाला था, लंदन रोड कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव हुई। उनका कहना यह था कि सबसे पहले स्पॉट इंस्पेक्शन करा लिया जाए। हमारा कहना यह था कि हमारी जो एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की लगी है, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत हम लोग एप्लीकेशन मूव करते हैं कि सब दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल, उस पर पहले सुन लिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पार्टीज की मेरिट पर बहस सुनी और अल्टीमेटली ये डिसीजन दिया कि नहीं सर, मेंटेनिटी वाला जो इश्यू है, मेंटेनेबिलिटी वाला, उसे सबसे पहले सुना जाएगा। उसके खिलाफ उन्होंने रिवीजन फाइल किया है। एज पर लॉ इज कंसर्न, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट पर सबसे पहले कोर्ट को सुना जाना चाहिए, क्योंकि इससे तय होता है कि अगर सूट चलने लायक ही नहीं है तो उसमें बाकी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किए जाने का कोई मतलब ही नहीं। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाया है, उसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी पूजा स्थल में बदलाव नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा। जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय के पास है उसी के पास रहेगा। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू ही नहीं होता। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरह यहाँ भी सर्वे होना चाहिए, फोटोग्राफी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि दुनिया को सच पता चले। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता अपने दावे के सपोर्ट में जमीन का खसरा खतौनी भी सामने रख देते हैं। ये खसरा है, ये खेवट नंबर 255 की प्रॉपर्टी है। इसमें साफ भगवान कृष्ण का मालिकाना हक दिखाया है कि ये मालिकाना श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये दर्ज है। देखिए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है और ये बहुत पुराना है। फसली नंबर 1455 1424 का। इसके अलावा मैं आपको दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। मथुरा का ये सर्टिफाइड मैप है। मथुरा का ये सर्टिफाइड मैप देखिए, यहाँ पर खसरा नंबर 825 में ये दिया हुआ है। ये देखिए 825 में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया सर्टिफाइड मैप है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास ये खतौनी की नकल है। ये खतौनी के इसमें भी क्लियर दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण की है। तो कोई किसी तरह का डाउट नहीं है निश्चित रूप से। और 1991 का उपासना अधिनियम यहाँ लागू ही नहीं होता है। ये प्रोपोगंडा है, केस को चलने नहीं देने की टैक्टिक्स है इन लोगों की, हिंड्रेंस पैदा करना चाहते हैं, बस इससे ज्यादा और के पास कुछ नहीं। मथुरा कोर्ट इन मुद्दों पर सुनवाई करने वाला था। ये तय करने वाला था कि हिंदुओं की बात सही है या मुस्लिमों की। हिंदू पक्ष ने पूजा का अधिकार देने को लेकर जो अपील की है उस पर आगे सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। लेकिन कोर्ट अब ये मामला 3 अक्टूबर को सुनेगा। उसके बाद ही क्लियर होगा कि शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर हिंदुओं का जो दावा है उसमें आगे क्या होगा। लेकिन सवाल सिर्फ मथुरा का नहीं है, दिल्ली के कुतुब मीनार का भी है। कुतुब मीनार में भी पूजा के अधिकार को लेकर ही पिटीशन डाली गई है। हिंदू समुदाय के लोगों की मांग है कि कुतुब मीनार परिसर में उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए।
क्योंकि कुतुब मीनार को 27 हिंदू देवी देवताओं और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। एएसआई भी मानता है कि कुतुब मीनार के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार परिसर में कुछ खंडित प्रतिमाएं भी हैं। उनमें गणेश जी की 2 मूर्तियां भी हैं। गणेश की एक उल्टी मूर्ति दीवार में लगी है। गणेश की एक मूर्ति निचले हिस्से में है। जैन मंदिरों का मलबा भी कुतुब मीनार में लगा है। एएसआई ये भी मानता है कि कुतुब मीनार के अंदर मस्जिद बनाने के लिए 27 हिंदू मंदिर तोड़े गए। एक तो कुतुब मीनार है और दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अक्सर लोग जो ना कंफ्यूज कर लेते हैं क्योंकि वो जो ना ये दोनों एक है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है, लेकिन बहुत ही करीब में है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का में तो खैर तो ये तो बिल्कुल एकदम साबित है, क्योंकि ये पहले हिंदू मंदिर था, क्योंकि ये जो चौहान का कैपिटल था। किला राय पिथौरा भी कहते हैं, उसी का एक्सटेंशन था ये सारी चीज़ें। सो दैट वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान। और वहाँ 27 मंदिर थे, जैन मंदिर भी था, हिंदू मंदिर भी था। ये तोड़ा गया है और उसी को ही फिर जो ना बाद में जो ना इसको जो ना कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद करके तब्दील किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।